Hello, dear students. In subject Business Studies, today we are going to discuss the first topic, that is types of companies. So, on the basis of ownership, there are three types of companies: private limited company, public limited company, and one person company. So, first, what is private limited company? Private limited company is a company विच रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ओके। और किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड इज़ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। सेकंड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो जनरल पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है। एंड थर्ड इज़ द वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कि सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है। तो ये 3 तरह की कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है। तो मेंबर्स की लायबिलिटी के बेस पे कंपनीज 2 तरह की होती हैं, एक तो लिमिटेड कंपनी एंड सेकंड इज़ द अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड कंपनी भी 2 तरह की होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जिसमें कि मेंबर्स की लायबिलिटी यानी कि देनदारी उतनी होती है जितने की उन्होंने शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं। ठीक है। और ऐसी कंपनीज को अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड लिखना पड़ता है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती हैं जिसमें कि इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो ये गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी को लॉस होता है या कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो वो कुछ फिक्स्ड सम ऑफ मनी उस कंपनी को देंगे। ठीक है। एंड सेकंड इज़ द अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होंगी जिनके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन इस तरह की कंपनीज अब इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट हैं, नहीं मिलती हैं। थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनीज 3 तरह की होती हैं: चार्टर्ड कंपनी, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड थर्ड इज अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि किसी स्टेट या कंट्री के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसने कि इंडिया पे राज किया था, लेकिन इस तरह की कंपनीज अब इंडिया में नहीं मिलती हैं। सेकंड इज बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि नेशनल यूनिटी के लिए काम करती हैं, नेशन के लिए काम करती हैं। इन कंपनीज को बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनीज काम करती हैं। ठीक है। इन कंपनीज को लीगल कंपनीज भी कहा जाता है। ठीक है। इसके एग्जांपल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके। थर्ड इज अंडर कंपनीज एक्ट। अंडर कंपनीज एक्ट के तहत जो भी कंपनीज हैं ये इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। ठीक है। कुछ लीगल कंपनीज को छोड़ के इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो अंडर कंपनीज एक्ट के तहत गवर्न होती हैं। इन कंपनीज को हम इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनीज भी कहते हैं। तो जनरली इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही गवर्न होती हैं। ठीक है।
हालांकि कुछ कंपनीज के लिए अलग से एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि बैंक के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया है। लेकिन इन कंपनीज को भी जो कंपनीज एक्ट 1956 है इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर होना पड़ता है, इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कुछ बेनिफिट मिलते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू द पब्लिक कंपनी। तो वो क्या बेनिफिट्स हैं, आइए इनको जान लेते हैं। जैसे कि पहला कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी के केस में केवल 2 मेंबर की ज़रूरत होती है प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। सेकंड कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। थर्ड कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर्स के इंडेक्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी को ये ज़रूरी है कि वो अपने मेंबर के इंडेक्स को मेंटेन करे। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनीज को अपने डायरेक्टर्स को लोन देना है तो उसमें गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को अगर अपने डायरेक्टर्स को लोन देना है तो उस केस में गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेटरी मीटिंग को कंडक्ट करे या रजिस्ट्रार के पास स्टेटरी रिपोर्ट को सबमिट करे, जबकि स्टेटरी रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना और स्टेटरी मीटिंग को कंडक्ट करना ये पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ कि प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर्स के नंबर, अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, नंबर और रिम्यूनरेशन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस को इशू करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और लास्ट कह रहा है प्राइवेट कंपनी जो है अपना बिजनेस शुरू कर सकती है जब वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ले ले, लेकिन पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस केवल तब स्टार्ट कर सकती है जब वो सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ले ले। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं प्राइवेट कंपनी के ओवर द पब्लिक कंपनी। ओके, और अब एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जितने भी हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पढ़े हैं उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बहुत सारे कॉलम बनाए हुए हैं। पहला कॉलम है बेसिस ऑफ कंपैरिजन का, कि वो कौन सा बेसिस है जिसके बेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं: सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, हिंदू अंडरराइटेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ओके, तो पहला बेसिस है कंपैरिजन का फॉर्मेशन। सोल ट्रेड को फॉर्म करना बहुत ही इजी होता है, इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करना भी इजी होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को शुरू करना भी आसान होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को शुरू करना भी आसान होता है। ठीक है, और इसको गवर्न होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी होता है, और कंपनी को जो रजिस्टर करते हैं इसकी प्रोसेस लेंदी होती है और एक्सपेंसिव होती है। ओके, सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मेंबर्स। ठीक है, सोल ट्रेड के केस में सिर्फ 1 मेंबर होगा, पार्टनरशिप के केस में कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे, बैंकिंग बिजनेस के केस में 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कम से कम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कम से कम 10 मेंबर होंगे और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो 2 से लेकर 200 तक मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कितना पैसा लगेगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। तो सोल ट्रेड के केस में कम पैसा लगेगा,
पार्टनरशिप के केस में सोल ट्रेड से ज़्यादा पैसा लगेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में जितनी भी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है वो उसमें कैपिटल लगेगी। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लिमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा भी हैं, क्योंकि आज की डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। ठीक है। और कंपनी के केस में लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है। बात करते हैं लाइबिलिटी की। सोल ट्रेड के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनरशिप के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सारे मेंबर्स जिनको हम को-पार्टनर्स कह रहे हैं उनकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लाइबिलिटी होगी लिमिटेड और कंपनी के केस में भी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। ओके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सोल ट्रेड के केस में जो सोल ट्रेडर है वही क्या है, वही मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का काम करेगा। पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर्स मिलकर के मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में कर्ता मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम करेगा, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो मैनेजमेंट कमेटी होगी वो मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम करेगी, जबकि कंपनी के केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज कॉन्टिन्यूटी। सोल ट्रेड के केस में अगर सोल ट्रेडर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। यानी कि सोल ट्रेडर की अगर मौत हो जाए तो हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है। पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, सोल ट्रेड से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है पार्टनरशिप। ये पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर जैसा डिसीजन लेंगे उस तरह से वो पार्टनरशिप फर्म रन करेगी या बंद भी हो सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में अगर कोई मेंबर मरता है तो उससे इस बिज़नेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी अगर किसी मेंबर की डेथ होती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी। कंपनी के केस में भी अगर किसी मेंबर की डेथ होती है, अगर वो मेंबर इंसॉल्वेंट होता है तो कंपनी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट है लीगल स्टेटस। सोल ट्रेड के केस में सोल ट्रेडर और सोल ट्रेड एक ही है। पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही हैं, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है और जो इसके मेंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके मेंबर अलग अलग हैं। और फाइनली कंपनी के केस में इसके जो जो कंपनी के मेंबर्स होंगे और जो कंपनी होगी ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।